कहते हैं ना दोस्तों, पति और पत्नी का वह रिश्ता होता है जो रिश्ता टोटली प्यार और भरोसे पे टिका होता है। लेकिन जब इनके बीच भरोसा टूटता है तो परिवार में भी कलह होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हश्र होता है इसको ना कोई सोच पाता है न समझ पाता है। आज के घटना में सेम ऐसा हो गया। ना सिर्फ दो व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, बल्कि एक व्यक्ति सोचा समझे साजिश के तहत हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और उसी का एक थाना लगता है नारवल थाना। मैं बात कर रहा हूँ 11 अक्टूबर 2019 का वक्त होता है। तो सुबह का लगभग वही 4:30 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो नारवल थाने के दो कांस्टेबल होते हैं, वह गश्त करके मौके पर रास्ते से लौट रहे होते हैं। तभी उन्हीं का घंटी बजता है और घंटी बजने के बाद उस घंटी को अपने कानों पे लगाते हैं तो उनको जो होता है काफ़ी हवास हालत में एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह व्यक्ति कहने लग जाता कि साहब, मैं इसी नारवल थाने से लगभग 8 किलोमीटर दूर नरौला गांव का राजेश कुरेल बोल रहा हूं। हमारी पत्नी और हमारे एक रिश्तेदार का काफ़ी बेरहम तरीके से हत्या हो गया है। और जैसे ही कांस्टेबल इस बात को सुनते हैं काफ़ी सन्नस रह जाते हैं। सन्नस रह जाने के बाद तुरंत ही इस चीज़ की सूचना अपने थाने में आकर थाना प्रभारी जो होते हैं राम अवतार को देते हैं। और जब राम अवतार खबर पाते हैं तुरंत ही इस चीज़ की सूचना अपने से बड़े अधिकारी को देते हैं। लेकिन उसी वक्त काफ़ी बड़े अधिकारियों तक इस चीज़ की सूचना पहुंच चुकी होती है। तभी राम अवतार वहां पर अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद तुरंत ही उसी घटनास्थल के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे निकलते हैं लगभग आधे घंटे के अंदर जो होता है नरौला गांव में पहुंचते हैं। तो जैसे ही पहुंचते हैं तो गांव के बाहर एक घर होता है, उसी घर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था है। तो भीड़ को देख कर जो होती है पुलिस उसी समय काफ़ी दंग सा रह जाती है। और भीड़ जैसे ही पुलिस को देखती है तो पुलिस को देखते ही भीड़ अपने आप छटना होना शुरू हो जाती है। और पुलिस जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि वहाँ पर एक महिला और एक व्यक्ति का लहूलुहान अवस्था में वहाँ पर मृत बॉडी पड़ा हुआ है। और तभी थाना प्रभारी देखकर ऐसा लगने लगता कि उनकी आंखें चौधिया से गई। और पुलिस जो होती है वहाँ पर जो तरह खड़े व्यक्ति होते हैं सबका चेहरा लखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब लगती है तो पास में बैठे 3 बच्चे भी होते हैं। 3 बच्चों में 2 बेटी होती है और 1 बेटा होती है, जो वहीं पर दहाड़े मारकर चीख कर माँ बोलकर चिल्ला रही होती है। तभी पुलिस की नज़र जो होता है थोड़ी दूर पर खड़े हुए एक व्यक्ति पे जाता है। व्यक्ति पे जाने के बाद देखते हैं उसका दोनों हाथ जो होता है पूरी तरह से खून से लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि हो ना हो हत्यारा यही होगा। और पुलिस जैसे ही पूछने लग जाती है तो कहने लग जाता कि साहब हम वह व्यक्ति हैं जो आपको थाने में फ़ोन किए थे। हमारा नाम है राजेश कुरेल। हमने ही अपनी पत्नी और साथ में अपने रिश्तेदार मनीष का काफ़ी बेरहम तरीके से इस दुनिया से सफाया कर दिया। लेकिन जैसे ही थाना प्रभारी सुनते हैं तो उनके कानों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर एक व्यक्ति इतना बेधड़क बात हमारे सामने कैसे रख सकता है। तभी पुलिस जो होता है अब घटनास्थल का काफ़ी बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर देती है। तभी देखती है कि ज़मीन पूरा तरह से खून से लहूलुहान अवस्था में पड़ा होता है और साथ उसी के बीच में एक तेज़दार हथियार जो होता है पूरी तरह से खून अवस्था में पड़ा होता है। पुलिस समझ जाती है कि इसी वस्त्र का उपयोग जो होता है व्यक्ति को हटाने में किया गया है। पुलिस इसी तरह जब निरीक्षण करती है तो पुलिस राजेश से ही पूछने लग जाती है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। राजेश तुरंत ही बता देता है कि सर हमारे मारे पिता यहाँ से लगभग कुछ ही दूर पर है। जैसे पर राजेश के पिता मोजीलाल को उसी समय सूचना देते हैं और जैसे मोजीलाल सूचना पाते हैं तुरंत ही कुरेल से पास जो रहते हैं वहीं से चल पड़ते हैं। चल पड़ने के बाद अब राजेश के उसी मकान में पहुँचते देखते नज़ारा काफ़ी ज़्यादा दंग सा रह जाते हैं। मौजीलाल तुरंत ही देखकर उनके आंखों में आंसू निकलने लगता है क्योंकि तीनों बच्चे वहीं पर देखकर दहाड़े मार रहे होते हैं। राजेश के वही तीनों बच्चे होते हैं जो मौजीलाल के ही पास मौके पर वह सुरक्षित जो होता है उन्हीं के साथ रहकर काफ़ी वक्त बिताया करते थे। लेकिन तीनों बच्चे ना जाने क्यों उस दिन वहाँ पर आ धमके। तभी मौजीलाल जैसे ही और नज़ारा देखते हैं तो उनके जो होता है पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगती है।
पुलिस वहां घटनास्थल का काफ़ी बारीकी से निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद पुलिस टीम जब काफ़ी बॉडी को ध्यान से देखती कि तीनों बॉडी जो होते हैं एक अर्धनग्न अवस्था में मौके पर पड़े होते हैं। पुलिस को समझने से देर नहीं लगती है मामला क्या हो सकता है। पुलिस जो होती अब मनीष के घर, यानी कि जो थाना पड़ता है औगा और उसी का एक गांव पड़ता है गलाथा, वहीं के रहने वाले होते हैं कल्लू लुधुन, उन्हीं का अपना बेटा होता है। पुलिस तुरंत ही कल्लू लुधुन को फ़ोन कर देती है और जैसे फ़ोन करती है कुछ मिनट बाद ही कल्लू लुधुन वहाँ पहुँच जाते हैं तो अपने बेटे मनीष को देखकर वहाँ भी वही दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू करती है। पुलिस अब कल्लू को काफ़ी सताना देती है, समझाती बुझाती है, कल्लू को शांत करवाती है। तो कल्लू से पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे हुआ। कल्लू कहने लग जाता है कि साहब हमारे पड़ोस का रहने वाला हमारे ही बड़े भाई का एक लड़का होता है, उसका उसी दिन परीक्षा होता है और उसी दिन जो होता है हमारा बेटा मनीष जो होता है अपने ही मामा जो होते हैं मौजी लाल को लेने के लिए वह इनके ही घर आया था और ना जाने यहाँ कैसे हो गया, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस जो होती वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं लगभग थोड़े बहुत सबसे पूछताछ भी कर लेती है। पूछताछ करने के बाद कल्लू के ही तहरीर पर उसी समय अब जो होता है राजेश के विरुद्ध जो होता है हत्या का मुकदमा धारा 302 के तहत दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस बॉडी का अच्छे से पंचनामा कर लेती है। पंचनामा करने के बाद तुरंत ही मनीष और साथ में राजेश की जो अपनी पत्नी होती है सुनीता, दोनों को बॉडी को काफ़ी ध्यान से देखती है। देखकर तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है और तुरंत जो होता है राजेश कुरील को बिना किसी देरी के अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में ले आने के बाद थाने ले आती है। अब बिना किसी दबाव के राजेश कुरील जो होता है पुलिस के सामने अपनी सच्चाई रखना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही रखना शुरू कर देता है पुलिस को अपने कानों पर विश्वास होने भी नहीं लगता है। लेकिन जो पुलिस के सामने सच्चाई निकल के आता है इसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा भी दहल जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जो ज़िला पड़ता है कानपुर और उसी का एक थाना पड़ता है नारबल और उसी का एक गांव पड़ता है रायपुर और वहीं के रहने वाले होते हैं बाबूराम और उनकी अपनी पत्नी होती है रन्नू, जिनके 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटी होती हैं और एक बेटा होता है। लेकिन जो सबसे छोटी बेटी होती है वह असल में होती है सुनीता, जिसकी उम्र उस समय मात्र 20 साल के आसपास थी। बाबू राम जो होते हैं मौके अपने पास के इलाके में जाकर वह मनरेगा के ही कार भी किया करते थे। उसी की वजह से उनके घर परिवार का जो खर्चा होता है तैसे तैसे चलता भी रहता था। लेकिन अपनी बड़ी बेटी की शादी जो होता है उसी मनरेगा के बलबूते पर भी बाबू राम कर देते हैं। लेकिन जब उनकी बेटी जो होती है सुनीता जैसे ही अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंचती है तो उसी समय बाबू राम को अपनी बेटी को देखकर काफ़ी चिंता होने लगता है। इसीलिए बाबू राम जो होते हैं अपनी बेटी के लिए जो होता है रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी साल 2008 का वह वर्ष होता है। उसी वर्ष बाबू राम का एक रिश्तेदार होते हैं। तभी उनको पता चलता है किसी नरवल थाने के नरारा गाँव पड़ता है और वहीं के रहने वाले होते हैं मौजी लाल और उनकी अपनी पत्नी होती है चंद्रावती और उन्हीं का लगभग 2 बेटी होती हैं और एक बेटा होता है, जिसमें दोनों बेटियों की शादी जो होते हैं मौके पर कर चुके होते हैं। लेकिन सबसे छोटा जो बेटा होता है वह बेटा होता है राजेश। मौजी लाल के पास लगभग 5 बीघा से ज़्यादा खेती भी था और उसी खेती को काफ़ी अच्छे तरीके से मौजी लाल के पूरे परिवार ने काफ़ी बेहतर तरीके से बना भी रखा था। मौजी लाल की खेती जो होती है काफ़ी बेहतर तरीके से चल बस और चमक भी गई होती है, जिसकी वजह से मौजी लाल अपनी दोनों बेटियों की जो शादी होती है काफ़ी तौर तरीके से भी करवा देते हैं। लेकिन मौजी लाल का जो अपना बेटा होता है छोटा, वह राजेश जो होता है मौके पर पढ़ लिख कर जो होता लगभग 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ भी देता है और छोड़ने के बाद अपने परिवार में आकर अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में भी लग जाता है। तभी जो होता है मौजी लाल को अपने बेटे की बढ़ते उम्र को देखकर राजेश की शादी कराने के लिए फैसला लेते हैं। तभी जो होता है मौजी लाल के पास जो होता है सुनीता का रिश्ता आ जाता है। आने के बाद होता है 7 जून 2008 का वह वर्ष होता है। उसी वर्ष और उसी महीने में जो होता है सुनीता और राजेश की शादी दोनों की काफ़ी बेहतर तरीके से करवा देते हैं। सुनीता जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, हटकर भी होती है। सुनीता अपने पति को पाकर काफ़ी खुशियों से भर जाती है क्योंकि उसके मुताबिक जो होता है उसका पति भी मिला होता है। और इसी बीच सुनीता राजेश की भी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से चलने भी लगता है। सुनीता के गाँव में काफ़ी चर्चे भी होते थे, काफ़ी नाम भी होते हैं। समय गुजरने लगता है। सुनीता और राजेश की ज़िंदगी का लगभग 1 साल का वक्त खुशियों भरा बीत जाता है। जैसे बीतता तो उसी बीच सुनीता जो होती है एक बेटे की मां बन जाती है और जैसे ही मां बनती है तो उसी बीच सुनीता की जो अपनी सास होती है चंद्रवती का खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसके घर में पहला बेटा आया था। इसीलिए वह खुशियों का ना ठिकाने के रहने के बावजूद काफ़ी सारे लोगों को अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके पार्टियाँ भी देती है। पार्टियाँ देने के बाद खुशी खुशी माहौल भी संपन्न कर लेते हैं।
अब जो होता है सुनीता और यह जो होता है राजेश, दोनों को ज़िंदगी एक बेटे के साथ चलने लगता है। तभी इनकी ज़िंदगी का लगभग और कुछ वर्ष बीत जाता है और जैसे बीतता तो उसी में सुनीता एक बेटी की माँ बन जाती है। माँ बनने के बाद अब जो होता है राजेश अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए जो होता है बेहतर तरीके से पास जाकर मजदूरी भी करना शुरू कर देता है और राजेश के पास कुछ पैसे भी आते और बच्चों को भी पढ़ाने लगता। लेकिन समय बीतते चले जाता है और इनका समय बीतते बीतते लगभग जिंदगी 10 साल वक्त बीत जाता है। और इसी बीच जो होता है सुनीता के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। सबसे बड़ा बेटा होता है जो रुद्रा जो होता है देखने में काफ़ी हष्ट-पुष्ट हो गया था। उस समय उसकी जो उम्र थी काफ़ी ढलाई पे चढ़ चुकी होती है। लेकिन सुनीता जो होती है अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो होता है अपने ही घर में काफ़ी तौर तरीके से अपनी दुनिया बसाना भी शुरू कर देती है। लेकिन राजेश जो होता है, राजेश को जब लगने लगता है कि हमारे बच्चे जो होते हैं अब पढ़ाई के लिए उन्हें काफ़ी ज़रूरत है, इसीलिए राजेश जो होता है अपने पास के इलाके में जाकर और मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। अगर राजेश सुबह 9 बजे निकलता तो शाम को लगभग 7-8 बजे वापस आ जाता। वापस आने के बाद थका हारा जाकर अपना चारपाई पकड़कर तुरंत ही सो जाता। सुनीता उस समय जो होती है अपनी जवानी के इस दली पर पहुंच चुकी होती है कि वह ना उसको कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुझाई देता है। और सुनीता भले ही 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन वह देखने में काफ़ी चंचल और सुडौल बनी हुई थी। लेकिन सुनीता जैसे ही अपने पति राजेश के साथ हम बिस्तर होने के लिए जाती तो उसी बीच राजेश जो होता है तुरंत ही जवाब दे देता, जिसकी वजह से सुनीता अपने पति राजेश से काफ़ी चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़िंदगी ऐसे ही चलने लगता है, वक्त बीतने लगता है। कभी सुनीता का वह सुख नहीं मिल पाया जिसकी चाह सुनीता हमेशा के लिए रखती थी। तभी लगभग घटना से 1 साल पहले जो होता है राजेश का अपना ही फुआ का एक लड़का होता है और वह लड़का होता है मनीष, जिसके पिता का नाम होता है कल्लू गुरील की अपनी पत्नी होती है, वह होती है निशा गुरील के टोटल 5 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं। 5 बेटों में सबसे छोटा जो बेटा होता है असल में मनीष ही होता है, जिसकी उम्र उस समय मात्र 20 साल के आसपास थी। लेकिन जब 20 साल के आसपास थे तो उसी समय मनीष अपने जब कॉलेज में जाता था, पढ़ने लगता था, तो उसी बीच उसके पढ़ते पढ़ते लगभग उसके ज़िंदगी का 4 साल वक्त बीत जाता है। तभी कल्लू जो होते हैं अपने चारों बेटों को काफ़ी बेहतर तरीके से भी शादी कर देते हैं और जीवन भी बसा देते हैं। कल्लू के पास लगभग 7 बीघा से ज़्यादा खेती भी थी। कल्लू अपनी खेती में ज़्यादातर ध्यान भी देते थे, लेकिन उनके 5 बेटे भी उसी खेती में व्यस्त रहते। लेकिन सबसे छोटा जो बेटा होता है मनीष ज़्यादातर घूमने और दोस्तों के साथ उठना बैठना उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो जाता। इसी वजह से कल्लू जो होता है अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा खफा रहते। लेकिन मनीष जो होता है अपने दोस्तों के साथ रहकर धीरे धीरे उन्हीं के साथ ड्राइवरी भी सीख जाता है और जब ड्राइवरी सीख जाता है तो बाज़ार में जाकर टेम्पो चलाने लगता है। तो इसकी खबर जो होता है मनीष को जो पिता होते हैं कल्लू को लगता है और जैसे ही कल्लू को लगता है तो कल्लू जो अपने बेटे के ऊपर काफ़ी ध्यान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेटे की जिद की वजह से जो होता है कल्लू की ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देते हैं और इसी लाइसेंस की वजह से अब जो होता है कल्लू अपने बेटे के लिए एक वैन जो होता है खरीद कर दे देते हैं। अब जो होता मनीष उस वैन को चलाने के लिए कानपुर से ही फतेहपुर आने जाने लगता और आने जाने की वजह से जो होता है काफ़ी सारी सवारियां जो होता है मनीष ढोने लगता और मनीष जब सवारी ढोता तो काफ़ी आमदनी होती है और इसी आमदनी की वजह से मनीष का घर का जो पारिवारिक खर्चा होता है पूरी तरह से चल पाता था। लेकिन ठीक घटना से लगभग 1 साल पहले जो होता है मनीष जब भी अपनी वही वैन लेकर कानपुर के लिए निकलता तो शाम को ही कभी कभी वहाँ जो होता है अपने ही मामा के यहाँ जो होते हैं मौजी लाल के यहाँ रुक जाया करता था। लेकिन मौजी लाल का अपना जो बेटा होता है राजेश से अब जो होता है मनीष का काफ़ी ज़्यादा पड़ता था और इतना पड़ता था मनीष के साथ उठकर जो होता है राजेश भी अपने ही मार्केट में जाता और राजेश और मनीष दोनों मिलकर वहाँ ठेके पर शराब लगाते और शराब लगाने के बाद उनका रोज़ का यही जो होता है शाम का ज़रूर पेशा बन जाता है। और इसी बीच मनीष का जो होता है अब अपने मामा के यहाँ काफ़ी आना जाना बन जाता है। लेकिन उसी बीच राजेश की जो पत्नी होती है सुनीता, जो एकदम सुडौल अवस्था में बैठी होती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। लेकिन जैसे मनीष की नज़र अपनी भाभी जो होती है सुनीता के ऊपर पहुंचती है तो देखते एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है। लेकिन जैसे सुनीता की नज़र अब मनीष के ऊपर पहुंचता है, उसका सुडौल शरीर देखकर सुनीता भी मनीष का मन ही मन चाहने लगती है और मनीष जो होता है अब सुनीता को मन को देखकर उसके ही घर में पहचान लेता। इसी बीच मनीष और साथ में यह जो होती है सुनीता, दोनों के बीच मीठी मीठी बातें घर में शुरू हो जाती है, क्योंकि घर में ना जो होता सुनीता का पति रहता राजेश और ना उसके सास ससुर रहते। खेतों में ज़्यादातर ध्यान देते और घर में अकेला रहता। लेकिन जब भी मनीष टेम्पो लेकर आता ज़रूर अपनी भाभी से मिल लेता। अब यही मिलना जो होता धीरे धीरे मनीष और जो होती है उसकी अपनी भाभी
सुनीता की दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, लेकिन दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि दोनों बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का सिलसिला चलने लगता है कि मनीष भी और साथ में सुनीता भी दोनों एक दूसरे के चाहने लगते हैं। अभी लगभग एक दिन दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के टाइम में जैसे ही अब मनीष टेम्पो लेकर उसी समय नरौरा गाँव में पहुँचता है तो देखता उसके घर में ना उसके मामा है, ना उसका अपना चचेरा भाई राजेश है। और घर में घुस जाता है। जैसे ही घुसता तो दरवाज़ा खुला होता है। दरवाजे खुले होने के बाद अंदर दाखिल होता, देखती जो भाभी है सुनीता, वह जो होता उस समय बाथरूम से मौके पर नहा धोकर निकल रही होती, तौलिया लपेटी हुई होती। और उसी समय मनीष देकर उसके जेब से लाल टपकना शुरू हो जाता है। और जैसे सुनीता तुरंत ही अब इशारा कर देती, इशारे को तुरंत ही मनीष समझ जाता। समझने के बाद मनीष जाकर अब सुनीता को पकड़ कर ले जाकर उसके बेडरूम में ले जाकर उसके साथ ही संबंध बना देता है। अब सुनीता जैसे ही मनीष का साथ पाती है और सुख पाती है तो अपने पति को सुख को तुरंत ही भूल जाती है। उसी दिन से मनीष को उसके सुख को हर दिन याद करना शुरू कर देती है। और जब भी मौका मिलता तो तुरंत ही जो होता है सुनीता मनीष को फ़ोन करके कि तुरंत ही उसको अपने ही घर में बुला लेती और जब मन करता तो अपने घर में मिलकर संबंध बना लेती। और संबंध का जो सिलसिला होता है अब सुनीता मनीष के साथ आए दिन बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लगता है तो ना कोई इनको रोकने वाला होता, ना कोई टोकने वाला होता है, क्योंकि मनीष का अपने ही मामा होते हैं, अपने ही मामी होते हैं, इसलिए इनको कोई ना संके की निगाह से देखता है। और यह सिलसिला जो होता है चलते चलते लगभग 8 महीने का वक्त बीत जाता है। अब इसके बारे में किसी को भनक भी नहीं लगती। लेकिन तभी वही दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के टाइम होने के बाद दरवाजे के अंदर मनीष दाखिल हो जाता है। होने ही तुरंत ही वह जाकर तुरंत अब जो होता है अपनी भाभी सुनीता से लिपट जाता है और वहीं पर रिश्ता रखना शुरू कर देता। तभी उसी बीच मनीष का जो अपनी मामी होती है चंद्रवती तुरंत ही दरवाजे पर आकर खड़ी होकर जैसे ही कानून उनके खबर पहुंचता है तुरंत ही वह दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाती है और सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखती है। तुरंत ही वह भौचक्का रह जाती है और चंद्रावती जाकर अपनी बहू जो होती है सुनीता को वहीं पर जोर जपार से आवाज़ें लगाना शुरू कर देती है, जिस वजह से सुनीता वहीं डर जाती, अपनी माँ से माफ़ी मांग लेती है। लेकिन उसकी माँ तुरंत ही इसकी खबर जो होता अब जाकर अपने बेटे खेतों में जाकर वह राजेश को देती है। राजेश जैसे ही पाता तुरंत ही भन्ना आ जाता। भन्नाने के बाद अपनी पत्नी से यह बात पूछ बैठता है। लेकिन वहीं पर पत्नी जो होती है अपने पति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल बन जाती है। उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारी बस की तो है नहीं कि रात में हमारा साथ निभा सको। लेकिन जो होती है सुनीता इतनी तगड़ी थी कि राजेश उसके आगे टिक नहीं पाता। और इसी बीच वहीं जो होता है सुनीता जो होती है अपने पति जो होता है राजेश के ऊपर हाथ उठा बैठती है। लेकिन राजेश भी समझ जाता और कहने लगता आज के बाद हमारे घर मनीष कभी नहीं आना चाहिए। सुनीता अपने पति की बात को तवज्जो देने के बाद जो होता है अब यह सिलसिला जो होता है लगभग चलना शुरू हो जाता है कि अब मनीष जो होता है सुनीता के घर आना जाना बंद कर देता है। लेकिन सुनीता के मन में ना उसके शरीर जो होता है राजेश के इस सुख से कभी जो होता है पूर्ण हो पाता। इसी वजह से अब जो होती है सुनीता मनीष से मिलने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाती। लेकिन वह मनीष जो होता है इसके कामयाब करने के लिए एक नया मोबाइल लेता। मोबाइल लेने के बाद सुनीता को पकड़ा देता है। सुनीता लेती है तो उसी मोबाइल से अब जैसे सुनीता जो होती है अब बात करने लग जाती है। जब भी बात करने लग जाती और जैसे सुनीता मौका देखती तुरंत ही मौका निकाल कर सुनसान जगह पाकर तुरंत ही वह पहुंच जाती। पहुंचने के बाद अब जो होता है मनीष सुनीता जाकर वहीं संबंध बनाते हैं। संबंध का सिलसिला बाहर भी चलने लगा। सुनीता को जल बगले लगा। हमारे घर वाले को पूरा विश्वास हो गया है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं है, तो दोबारा अपने घर बुलाना शुरू कर देते। अब बुलाने भी लगती है। तभी एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसी समय लगभग वही 10 बजे का टाइम होता है। तो एक ही कमरे में मनीष और सुनीता उस समय बैठे होते हैं और एक ही अवस्था में होते हैं। और जैसे ही घर में अब राजेश दाखिल तो राजेश दोनों को एक अवस्था में देख लेता। भन्ना आ जाता। भन्नाने के बाद तुरंत ही अब जो होता है वहीं पर राजेश सुनीता के ऊपर हाथ उठा बैठता है। हाथ उठाने के बाद उसका हाथ जो होता है मनीष पकड़ लेता है और उसको धमकाना शुरू कर देता है। कहने लगता है कि आज के बाद अगर हाथ उठाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, हम तुम्हें इस दुनिया से रास्ते से हटा देंगे। राजेश तुरंत ही मुंह छिपाकर वहीं से निकल जाता और बाहर निकलता तुरंत ही वह सोच लेता है कि कभी ना हमारे लिए घाटे का सौदा हो सकता है, कहीं हम इस दुनिया से सफाया ना हो जाए। इसलिए राजेश जो होता है घटना से ठीक एक दिन पहले अपने ही मार्केट जाता। वहां जाने के बाद 2 तेजदार हथियार लाता, अपने कमरे में रख लेता ताकि कभी अगर किसी वक्त हमारे ऊपर नुकसान पहुंचे तो अपने आप को सुरक्षित रख सके। और इसी जो होता है सुरक्षित के लिए अपना कदम जो होता है आगे बढ़ाए रखता है। तभी जो होता है 11 अक्टूबर 2019 का वक्त होता है। उसी बीच जो होता है कल्लू के अपने चचेरे भाई का बेटे का परीक्षा होता है। होने के बाद जो होता है उसी समय कल्लू अपने बेटे मनीष से बोल देते हैं कि एक बार अपने मामा के यहाँ चले जाओ और मौजी लाल को साथ में उनके अपने भाई को
यहाँ ले आओ क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरी है। मनीष जैसे सुनता तुरंत ही खुशी उछल पड़ता क्योंकि शाम का टाइम होता उसी समय प्लान बना के निकल पड़ता है कि आज पूरी रात अपनी भाभी के साथ बिताएंगे। और जैसे निकल पड़ता अपनी बहन लेकर मनीष, तो रास्ते में पहुंचता तो वहीं पर अपनी भाभी जो होती है सुनीता को फ़ोन कर देती है। सुनीता जैसे सुनती है कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे भाई तो आज घर में हैं, लेकिन हाँ बाहर सोए हुए हैं, काफ़ी नशे में बेसुध हैं। तुरंत अपनी बहन लेकर अपने ही गांव से निकल पड़ता और जैसे नरौरा गांव के पास पहुंचता तो वही खड़ंजे पर अपना बहन खड़ा कर देता। खड़ा करने के बाद 7 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। तो उसी बीच जैसे दरवाजे पर पहुंचता है तो देखता है कि जो साइड में चारपाई लगी है उसी चारपाई पर राजेश नशे में बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है और दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाता है। और जैसे ही घुसता है तुरंत ही उसको जो होती है सुनीता पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद दोनों वहीं हम बिस्तर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे रात का वक्त होता है, 1 बजे का टाइम होता है, उसी बीच राजेश की जो नींद होती है एकाएक खुल जाती है। बाथरूम के लिए जाने के लिए निकलता है तो देखता कि आवाज़ें जो होती है पीछे वाले दरवाजे से कुछ सीली सीली आ रही है। राजेश उसी दरवाजे पर जाता है और जंगले पर खड़ा होकर सारा नज़ारा देख लेता और जैसे देखता तो उसकी आंखें उठी समय फटी की फटी रह जाती है। हो जाने के बाद तुरंत वह फैसला भी ले लेता, आज इस रास्ते को हम पूरा ही सफाया कर देंगे। और राजेश उसी समय जाता अपने कमरे में अपने ही बैग से 2 तेज़धार हथियार लेता। हथियार लेने के बाद सुनीता वाले कमरे पे जाता है, वहीं पर दरवाजे पर लात मारता है। दोनों को एक अवस्था में देखता है, अर्धनग्न अवस्था में दोनों होते हैं। और उसी समय राजेश जाकर दोनों पे हमला करना शुरू कर देता और जैसे हमले करने लग जाता तो उसी बीच सुनीता ज़मीन पर गिर जाती है। आवाज़ होता है मनीष के ऊपर टूट पड़ता है। मनीष को अपने ही उसी हथियार से लहलुहान कर देता है, इतनी लहलुहान कर देता है कि मनीष दुनिया छोड़कर वहीं चला जाता है। लेकिन अपनी पत्नी को वह उसी समय पकड़कर उसको भी उसी हथियार से जो होता मौत के हवाले कर देता है। और तुरंत जो होता है वह उसी समय खड़ा होकर सारा नज़ारा टकाटक राजेश देखना शुरू कर देता है। न सोच पाता न समझ पाता है। कुछ घंटे बीतते हैं। कुछ घंटे बीतने के बाद तुरंत उसी समय राजेश अपने नज़दीकी पुलिस थाने में अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को सूचना देता है। और जैसे पुलिस सूचना पाती है तुरंत ही पुलिस के पैरों तले ज़मीन सी खिसक जाती है। और वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई निकल के आता है, इसी बिना पर पुलिस की टीम जो होती है काफ़ी भौचक्का सा रह जाती है। लेकिन पुलिस की टीम होती है राजेश कुरेल को ले जाकर वहाँ ही कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद राजेश कुरेल के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यहां बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।